Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप लोगों को ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी जाना और वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। चलो फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये वीडियो आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जितने भी आर्टिकल्स हैं इतना डिटेल में कवर करते हैं कि अगर इन आर्टिकल्स में से वनडे एग्जामिनेशन के अंदर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आज का पहला आर्टिकल होने वाला है HIV ड्रग्स शॉर्टेज से संबंधित। देखो हमारे देश में पिछले कुछ टाइम पर जो HIV ड्रग्स हैं यानी कि HIV को ठीक करने की जो दवाइयां हैं उनका एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा हेल्थ का और साथ ही साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि इंडिया के अंदर जो HIV है दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV को ठीक करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों का एक शॉर्टेज देखने को मिला है। HIV को ठीक करने के लिए एक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होगा, वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, बहुत सारी दवाइयों का यूज़ किया जाता है ताकि HIV को ठीक किया जा सके। हालांकि जो आर्ट थेरेपी है ये HIV को पूरी तरह से ठीक तो नहीं करती है, लेकिन इंसान की जान ज़रूर से बचा सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो फिलहाल क्या हुआ कि इन्हीं दवाइयों का एक काफ़ी बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला। अब इसकी वजह से काफ़ी सारा कंसर्न भी पैदा होता है क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि HIV से पीड़ित है और अगर उनको ये दवाइयाँ टाइम पर नहीं मिलती हैं जिससे कि इनकी थेरेपी नहीं हो पाएगी तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि ये जो HIV वायरस है ये नेगेटिव वाले लोगों के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज के टाइम पर जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी HIV नहीं हुआ है उनके अंदर भी यहाँ पर ये वायरस ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा उनके पार्टनर्स की वजह से। दैट इज़ वाई यहाँ पर ज़रूरत है कि एक प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए इन मेडिसिन की। इसी वजह से क्या हुआ कि रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुआ। आप ये देखोगे जो नाको का ऑफिस है, नाको क्या है, यह है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑफिस के सामने लोगों ने 15 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट किया था इसी चीज़ को लेकर कि ये जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं इसका एक शॉर्टेज हो चुका है, तो आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो कुछ भी। तो नाको क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना क्योंकि सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी आता है, प्लस छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि नेशनल लेवल पर हैं। तो नाको की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ऊपर। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है। इसका काम क्या है, इसका काम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को देखना। यानी कि हम लोग अपने देश में एक प्रोग्राम चलाते हैं जिस प्रोग्राम का मकसद है कि एड्स को कंट्रोल करना, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर नाको के ऊपर देखने को मिलेगी। तो नाको के ऑफिस के सामने इसी वजह से प्रोटेस्ट हुआ कि भैया आप जल्दी से जो ड्रग्स है इनको परचेज करो, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदो और इसको अवेलेबल करवाओ। क्योंकि अगर पहले के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो अभी बीच में कुछ ड्रग्स को, कुछ दवाइयों को खरीदा भी गया था, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से लोग और नाराज़ हुए, लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था। अब HIV को ठीक करने के लिए काफ़ी सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग थोड़ी बहुत दवाइयों का नाम ध्यान रखना, जैसे दोलतेग्रेविर, लोपेनाविर, रेतोनाविर और एबेकेविर। आपसे यहाँ पर दिए जाते हैं, ये सारे नाम दे सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये क्या है या कौन सी बीमारी को ठीक करने की दवाइयाँ हैं। तो बेसिकली HIV ड्रग्स को लेकर, यहाँ पर HIV को लेकर ये सारी की सारी मेडिसिन आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और आर्ट मतलब समझ जाना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। डेली बेसिस पर कुछ मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इस आर्ट से। तो आर्ट क्या है कि डेली बेसिस पर यहाँ पर HIV मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और ये जो आर्ट है ना ये इंसान की जान बचाता है, लेकिन जान को पूरी तरह से, खासकर HIV को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता।
अगर ये कोई वायरस बॉडी के अंदर फैल चुका है तो इस वायरस के अमाउंट को कम कर सकता है, इंसान को पूरी तरह से HIV मुक्त नहीं कर सकता ये आर्ट थेरेपी, ठीक है ना। तो मतलब उसको लंबे समय तक जीवित रख सकता है, उसका इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर सकता है। अब फाइनली यहाँ पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि इतनी देर से हम लोग HIV कर रहे हैं, HIV है क्या, मतलब अफेक्ट क्या करती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी फुल फॉर्म बताई, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस की वजह से होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से वीक हो जाती है, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। और आपको पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन जाता है। तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम HIV के साथ भी देखने को मिलती है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित है, HIV से सफ़र कर रहा है और टाइम पर अगर उसको दवाइयाँ ना मिले तो इसकी वजह से पब्लिकली बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाको के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो HIV को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और भी तरीके से यहाँ पर ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो अगर ये जो आर्ट थेरेपी है ना, ये जो थेरेपी मैंने आपको जिसके बारे में बताया, इसको अगर डेली बेसिस पर नहीं लेकर चले तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो जो वायरस है उसको और बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। और इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो HIV और एड्स आपको देखने को मिलेगा, इसको टैकल करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम चला रखे हैं। हमारा गोल है कि हम लोग 2030 तक जो एड्स है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया के अंदर इस दवाई की शॉर्टेज की वजह से जो हमारा गोल है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं HIV और जो एड्स, ये दोनों चीज़ें हैं, इनकी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर कितनी बड़ी है। अगर हम लोग सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेशन यह है कि साल 2021 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि HIV के साथ में रह रहे हैं, HIV से सफ़र कर रहे हैं भारत के अंदर में, वो उनकी संख्या लगभग 24.01 लाख के आसपास है। और साल 2010 में जब आप लोग देखोगे ना तो साल 2010 के कंपैरिजन में साल 2021 में HIV के इन्फेक्शन काफ़ी कम हुए हैं। साल 2010 के आसपास ये इन्फेक्शंस और ज़्यादा तेज़ी से फैला किया करता था, लेकिन 2021 के अंदर देखोगे तो 46% से एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी जो HIV इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम नंबर्स के केसेस देखने को मिलेंगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद कर्नाटका, देन उसके बाद जो एडल्ट हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 49 के आसपास है, इनके अंदर भी आपको HIV देखने को मिलेगा। लेकिन जो एडल्ट वाले केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे, लगभग 2.37% के आसपास। मिजोरम के बाद नागालैंड और मणिपुर के अंदर भी आपको ये HIV वाले केसेस देखने को मिल जाते हैं, खासकर एडल्ट वाली कैटेगरी में। तो ये पूरा का पूरी बात थी HIV को लेकर। आई होप आपको ये सारा का सारा डेटा मिल चुका है। जो भी दवाइयों के नाम बताएं, इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में बताया है, उसके बारे में ध्यान रखना। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, मिखाइल गोर्बाचेव। रिसेंटली यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 2022, तभी यहाँ पर आखिरी डेट लिखी हुई है। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए रशिया के हिस्ट्री में। तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कोल्ड वॉर था क्या एग्जैक्टली वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ वे में। तो यहाँ पर इनके बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक भी है, प्लस वर्ल्ड वॉर 2, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, क्या होता है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये सारे टॉपिक्स आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे सिलेबस के अंदर टॉपिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर हिस्ट्री में। तो इस वजह से ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों ने जो यहाँ पर पिक्चर देखा है ना, ये मिखाइल गोर्बाचेव का पिक्चर है। अब यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर हुआ करते थे। आपको पता होगा सोवियत यूनियन यानी कि USSR, तो उसके लास्ट लीडर हुआ करते थे। अभी रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। इनकी एज थी 91 के आसपास। आपने पिज़्ज़ा हट के बारे में सुना होगा। अब पिज़्ज़ा हट के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अभी पहले जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। जैसे इनकी मृत्यु होती है ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। तो आखिरकार इनका क्या रोल था, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इतिहास में, वो जानना ज़रूरी है। देखो हुआ क्या था, सोवियत यूनियन के अंदर इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। स्टालिन की डेथ के बाद में एक कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। प्लस यहाँ पर एक फर्स्ट पार्टी सेक्रेटरी बने थे स्टावपोल रीजनल कमेटी के 1970 में। फिर 1985 में इनको इलेक्ट किया गया था एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन।
क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा जो सोवियत यूनियन है, जिसको हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती थी। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनकर निकले मिखाइल गोर्बाचेव। अब क्या हुआ कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, जैसे कि कम्युनिज्म के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इतनी छूट यहाँ पे मिल नहीं रही थी, लेकिन गोर्बाचेव जैसे लीडर बनते हैं ना, इन्होंने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, लोग खुलकर बोल सकें। उसके बाद और भी काफ़ी सारी छूट दी गई इनके थ्रू, लोगों को ओपननेस दिया गया, लोग यहाँ पर खुलकर बोल सकें। तो बेसिकली यूएसएसआर के अंदर जहाँ पर एक टाइम पर सरकार का ही सारा दबदबा हुआ करता था, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, लोगों को छूट मिलनी स्टार्ट हो गई थी इन लीडर के अंदर में। अब होता यहाँ पर क्या है कि इनकी तरफ से एक और काम किया गया, वो ये था कि जो हथियार हैं उसका कम से कम यूज़ किया जाए। इसको लेकर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में डील करी थी, इन्होंने आर्म्स रिडक्शन डील करी है यूएस के साथ में, वेस्टर्न पावर्स के साथ में पार्टनरशिप करी, ताकि यहाँ पर हथियारों का कम से कम यूज़ किया जाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ठीक है ना। तो हथियारों का कम से कम यूज़ करने को लेकर भी इन्होंने काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स किए थे। फिर जो शीत युद्ध चल रहा था, जो कोल्ड वॉर था ना, इसको एंड करने में जो मेजर क्रेडिट है वो यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव को ही जाता है। यहाँ पे मेंशन किया गया गोर्बाचेव को क्रेडिट दिया जाता है इस पूरे के पूरे कोल्ड वॉर को ख़त्म करने का। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जैसी कोल्ड वॉर ख़त्म होता है आपको पता होगा कि उसके कुछ टाइम बाद ही जो यूएसएसआर है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और यूएसएसआर टूटने के बाद में अलग अलग देशों के अंदर बंट जाता है। चलो आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पिक्चर को रिलीज़ किया था, ये पिक्चर सारी बात आपको बता देगा मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। सबसे पहली बात, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि एक फॉर्मर सोवियत लीडर हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पर जो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस लगी हुई थी, न्यूक्लियर वेपन्स जो बन रहे थे लगातार, उसको एंड किया, कोल्ड वॉर को एंड किया। 91 की उम्र में इनकी डेथ होती है। आप देखोगे यहाँ पर तो इनका ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर गोर्बाचेव ने और साथ ही साथ में यूएस के प्रेसिडेंट उस समय के रोनाल्ड रीगन, ये 1987 की बात है, उस समय पर इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी को साइन किया था कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत कम उपयोग करेंगे, उसको कट डाउन कर देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती रही। दिसंबर 1989 में आप देखोगे गोर्बाचेव और यूएस के प्रेसिडेंट ने एक समिट रखा था। उस समय पर जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बन गए थे, तो माल्टा के अंदर एक समिट था, ठीक है ना। फिर अक्टूबर 1990 में आप देखोगे तो गोर्बाचेव को एक नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज़ किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने कोल्ड वॉर को एंड किया, मतलब इसके बारे में चर्चा की जा रही थी, देखो कोल्ड वॉर को एंड किया। अब क्या होता है अगस्त 1991 में, देखो कोल्ड वॉर को एंड करने के बाद क्या होता है अगस्त 1991 में होता यह है कि जो यूएसएसआर है पूरी तरह से, जो सोवियत यूनियन था वो टूट जाता है। अब सोवियत यूनियन टूट जाता है, उसके बाद में वो अलग अलग देशों में बंट जाता है। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा और डिटेलिंग्स में लेकर चलूँ तो यहाँ पर इसको पहले समझने से पहले आपको कोल्ड वॉर के बारे में समझना पड़ेगा। कोल्ड वॉर था क्या, शीत युद्ध था क्या? देखो कोल्ड वॉर बेसिकली यहाँ पर एक वॉर चल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया के बीच में, जो कि उस समय का यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है ना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका था, इसके साथ में ब्रिटेन था और दूसरी तरफ रशिया था। इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1940s में और 1991 तक चलता है। यहाँ पर बेसिकली ये जो वॉर है ना, ये दो आइडियाज़ के बीच में वॉर था, दो आइडियोलॉजी के बीच में वॉर था। और वो आइडियोलॉजीज़ कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे जो ईस्टर्न वाले हैं यानी कि रशिया है वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था, और इधर जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं यानी कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी थी, इन्हीं के बीच में एक बहुत बड़ा टकरार था। रशिया बेसिकली कम्युनिस्ट स्टेट की तरह देखने को मिलता था और यूएस यहाँ पर एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह देखने को मिलता था। और जो ये कोल्ड वॉर था ना, इस पूरे कोल्ड वॉर में इन दोनों का मतलब एक पूरी तरह से टक्कर चल रहा था, एक कंपटीशन चल रहा था। ये बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहे थे, हथियार को डेवलप कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर यही पूरा का पूरा कोल्ड वॉर था कि लगा मतलब कोई हाथापाई वगैरह वाली वॉर नहीं हुई थी इसके अंदर, बस यही था एक कंपटीशन चल रहा था बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, वेपन्स को डेवलप करने का। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर डेवलप कर रहे थे, ठीक है ना। तो बेसिकली कोल्ड वॉर के समय पर जो रशिया हुआ करता था वो ये था पूरा का पूरा, है ना। आज के टाइम पर जो रशिया है वो एग्जैक्टली जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये यूएसएसआर हुआ करता था 1991 से पहले। तो जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और अमेरिका के जो भी साथी कंट्रीज़ थी वो, और साथ ही साथ में ये पूरा हिस्सा। लेकिन होता क्या है, कोल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है और ख़त्म होने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण खुद यहाँ पे गोर्बाचेव थे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली कोल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद में ये पूरा का पूरा जो यूएसएसआर है ना, ये टूट जाता है। और यूएसएसआर टूटने के बाद में इसमें से टोटल 15 देश निकल कर आते हैं, 15 सेपरेट कंट्रीज़ बनती हैं।
और वो सेपरेट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उनके नाम सब आपको दिख रहे होंगे नीचे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर टूट कर निकले हैं यूएसएसआर से। क्लियर हो गया? इतनी बात आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने आपको समझा दिया, इस पिक्चर के अंदर ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि अंपायर पूरी तरह से गिर चुका था 1991 में। और फिर यहाँ पर पहली बात तो देखो 24 अगस्त 1991 में क्या होता है कि जो गोर्बाचेव हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में ये पूरा तरीके से जो सोवियत यूनियन है वो डिसॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में टूट जाता है। और गोर्बाचेव और पुतिन के बीच में आप देखोगे कुछ टकरार देखने को मिलेगा। वो टकरार किस प्रकार से उसको समझते हैं। गोर्बाचेव और पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच में जो रिलेशन वो कैसे ख़राब होते हैं, इनफैक्ट इतने ख़राब होते हैं कि आपको पता होगा जब रिसेंटली यहाँ पे पूरी तरह से जो होता है ना फ्यूनरल किया जाता है, मौत के बाद में जो दफनाया वगैरह जाता है, उसके अंदर पुतिन प्रेजेंट नहीं थे। पुतिन के बिना ये सब कुछ यहाँ पर किया गया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो स्टार्टिंग में ना जो गोर्बाचेव है ये तो पुतिन को पूरी तरह से सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि पुतिन ने स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर दिया था, ठीक है ना। तो पुतिन ने यहाँ पर क्या किया, रशिया के अंदर स्टेबिलिटी को वापस से स्टोर किया। कोल्ड वॉर के बाद में जब ये पूरा तरह से टूट जाता है तो व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तरह से स्टेबल बनाया, चीज़ों को और डेवलप किया। लेकिन यहाँ पर फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, गोर्बाचेव पुतिन के अगेंस्ट में चले जाते हैं, ओपोजिशन में चले जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पे गोर्बाचेव का कहना यह है कि पुतिन ने यहाँ पे मीडिया के ऊपर प्लस मीडिया की फ्रीडम के ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक लगा दी थी, जबकि यहाँ पे गोर्बाचेव फ्रीडम के ऊपर विश्वास करते थे, यहाँ पर फ्रीडम को देने की बात करते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच के जो आइडियाज़ थे बेसिकली वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, और उसके बाद से जो इन दोनों के रिलेशन से बेसिकली वो आपको थोड़े बहुत डैमेज देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे बात की जाती है पिज़्ज़ा हट के बारे में। मैं बोल रहा था पिज़्ज़ा हट के बारे में, वो क्या है मुद्दा, तो इस पिक्चर से समझो। देखो पिज़्ज़ा हट के बारे में आपने सभी ने ये सुना होगा। तो जो अमेरिका का फास्ट फूड कंपनी है ये पिज़्ज़ा हट ना, इसने सबसे पहली बार एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया था 1998 में, और एडवर्टाइजमेंट 1998 में रिलीज़ किया गया था, और वो गोर्बाचेव को ही फीचर किया गया था उस एडवर्टाइजमेंट में, जो कि मैंने आपको ये पिक्चर लगा के दिखाया, एक सेकंड को, ये वाला जो पिक्चर है। तो गोर्बाचेव को यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया था 1998। उस समय रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे थे उसके बावजूद भी, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर पिज़्ज़ा हट की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाती है। क्लियर हो गया? बाकी गोर्बाचेव की जो विजिट है वो इंडिया में भी हुई है, मतलब ये पहले इंडिया में भी विजिट करें। आप देखोगे नवंबर 1988 में हिंदुस्तान टाइम्स के 1988 के ये आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो विजिट हुई थी गोर्बाचेव की, वो सारी की सारी विजिट के बारे में ऑलरेडी कवरेज मिला हुआ है। क्लियर हो गया? तो कोल्ड वॉर भी समझ में आया, एक ब्रीफ वे में मैंने आपको बताया है। और आपको पता होगा जब ये शीत युद्ध चल रहा था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यहाँ पर आप कह सकते हो इधर ये सोवियत यूनियन, यानी एक तरफ कैपिटलिज्म और एक तरफ कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या, इसको समझते हैं। कैपिटलिज्म जो कि अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा था, कम्युनिज्म जो कि आपको रशिया के अंदर देखने को मिलता है, इनफैक्ट चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो है क्या, कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक जो व्यक्ति है वो बेसिकली कहीं ना कहीं बिजनेस को ऑपरेट करता है, मतलब अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फैक्ट्रीज को लगा सकता है, यहाँ से ना बेसिकली इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कम्युनिज्म में जो ज़्यादातर बिजनेसेस वगैरह हैं वो सब सरकार के अंडर में ही आता है, सरकार उसको ऑपरेट करती है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स को छूट मिलती है, इधर कम्युनिस्ट में इतनी इंडिविजुअल को छूट नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सरकार है वो सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट करती है, हर चीज़ सरकार अपने पास में रखती है। लेकिन यहाँ पर कैपिटलिज्म में जो मार्केट फोर्सेस हैं वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से एंकरेज करे जाते हैं कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम किया जाता है ना। अब होता क्या है, ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म भी अच्छा ही है, दोनों साइड्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पे लोगों ने बिजनेस बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद से लोगों ने बहुत सारे लोगों का शोषण भी किया। उनको यहाँ पे टाइमली जो उनकी सैलरीज है वो नहीं दी, 24-24 घंटे काम करवाए, इस प्रकार से शोषण भी किया गया था लोगों का बहुत सारा। तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कैपिटलिज्म में जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट अपने पास में रख सकते हैं, अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिज्म में जो भी एक्सेस इनकम है वो सरकार के पास में जाती है, मतलब कम्युनिज्म में सरकार का एक बहुत बड़ा रूल रहेगा, कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल को थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का। जो कम्युनिज्म है ना, ये बेसिकली फाउंड किया गया था कार्ल मार्क्स के थ्रू, ये आपको पता ही होगा। क्लियर हो गया? तो इन दोनों के बीच में ये कोल्ड वॉर चल रहा था, और उस बीच में इंडिया कहाँ था,
तो इंडिया ने बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट को चूज़ किया। वहीं पर एक और चीज़ थी नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर वो कंट्रीज़ थी जो कि ना यूएस को ज्वाइन करना चाहती थी, ना सोवियत यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी, वो न्यूट्रल रहना चाहती थी, इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, ना हम इसको वॉर में ज्वाइन करेंगे ना इसको ज्वाइन करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 1955 के अंदर निकल कर आता है एक डिस्कशन के दौरान, जो डिस्कशन एशिया अफ्रीका बॉन्डिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस चल रहा था इंडोनेशिया के अंदर में। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये निकल कर आता है। और जो पहला नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो समिट कॉन्फ्रेंस होता है ना, ये बेसिकली बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर किया जाता है सितंबर 1961 में। इसका पर्पज़ यही था कि जो भी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर रही थी वो न्यूट्रल रहना चाहती थी, ना यहाँ पर इस कोल्ड वॉर के अंदर ना यूएस को ज्वाइन करना चाह रही थी, ना यहाँ पर रशिया को ज्वाइन करना चाह रही थी। तो एक न्यूट्रल स्टैंड था और इंडिया भी यहाँ पर इस डिसीजन को ले पाया और हम लोगों ने भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को ही यहाँ पर ज्वाइन किया था, ना कि किसी सुपर पावर को यहाँ पर ज्वाइन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को अच्छे समझ पाए होंगे। पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब एक छोटे से आर्टिकल में, मतलब एक ब्रीफ वे में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताने की कोशिश करी हैं। कभी मैं डिटेलिंग में ये सारे लेक्चर लूँगा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है, अभी यहाँ पर समझने के लिए ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा दो, और जो टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का उसको आप लोग अचीव करवाओ। साथ ही साथ में आप सभी लोग को बहुत बहुत थैंक यू। किस बात के लिए, मतलब टीचर्स डे की विशेस इतनी सारी आई हैं 5 सितंबर जैसे ही लगता है ना, इतनी सारी विशेस आई है, मतलब कभी मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि हाँ इस प्रकार से इतनी सारी विशेस देखने को मिलेंगी। मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो पता नहीं कितनी होंगी, 1000 से ऊपर होंगी वो विशेस। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो कमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यूट्यूब पर अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 800 के आसपास कमेंट्स पहुँच चुके हैं, जो कि वहाँ पे टीचर्स डे की विशेस हैं। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स यार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। और एक फैमिली के वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और इस चैनल के अंदर ऑब्वियस ही बात है एक बहुत बड़ा सपोर्ट, जैसे मैंने बोला है, आप लोगों का देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरा काम ये था कि हाँ स्टार्ट करते हैं, कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, और आप लोगों से यहाँ पर मोटिवेशन भी निकल कर आता है। जैसे जैसे मेरे पास में मैसेजेस आते हैं बहुत सारा मोटिवेशन मेरे पास में आता है। इनफैक्ट कभी सिचुएशन होती है यार कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो मैसेजेस है वो सब याद आता है, और उसके बाद यहाँ पर एक मोटिवेशन खुद अपने आप से निकल कर आता है कि हाँ यार चलो वीडियो क्रिएट करना है। तो वापस से आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इतनी सारे विशेस देने के लिए। क्योंकि बात यह है ना कि जब मेरे घर वाले ही पढ़ते हैं, मम्मी पढ़ती हैं, पापा पढ़ते हैं, तो वो सब भी यहाँ पे मुझे बताते हैं। मेरे को इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मुझे बताया, फिर मैंने चेक किया। इनफैक्ट यहाँ पर आज आप लोगों ने देखा होगा वीडियो पर बहुत सारे हार्ट्स, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे टीचर्स डे के जितने विशेस हैं सभी को हार्ट दिया गया है ना। तो आप लोगों ने उसके लिए, तो सभी लोगों को वैसे बहुत बहुत थैंक यू अगेन। चलो फिर आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल से। अगला आर्टिकल बात करता है सिविल सर्वेंट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली एथिक्स के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आप भी सिविल सर्वेंट जब बनोगे तो क्या आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? सरकार की कोई पॉलिसी या सरकार का कोई कदम, उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, उसकी आलोचना कर सकते हो, उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, उसको लेकर एक डिबेट छिड़ चुका है। वही डिबेट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 4 से रिलेट कर पाओगे। 4 के अंदर खुद मेंशन है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। हुआ क्या है यहाँ पे, पहले न्यूज़ समझते हैं। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं तेलंगाना से, इन्होंने ट्वीट किया अपने पर्सनल अकाउंट पर, और ट्वीट किया, जो आपको पता होगा बिल्किस बानो का रिसेंटली केस न्यूज़ में आया था। तो बिल्किस बानो के मतलब जो भी एक तरीके से यहाँ पर बिल्किस बानो के साथ में एक रेप हुआ था, आपको पता होगा। फिर उसके बाद में 11 लोग जो है इन्होंने रेप किया था, और 11 जो आदमी है ना, इनको गुजरात सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये सारी बात यहाँ पर 2002 गुजरात दंगों के बाद उस समय की बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जब बिल्किस बानो के साथ में ये रेप हुआ था। इन 11 लोगों ने यहाँ पे किया था। तो गुजरात सरकार ने यहाँ पर क्या किया, इन 11 लोगों को छोड़ दिया। तो बेसिकली जो ये 11 लोगों को छोड़ा गया है ना, तो ये तेलंगाना के जो आईएएस ऑफिसर थे ये इस चीज़ के अगेंस्ट में थे। इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया गुजरात की सरकार से कि जो उनका डिसीजन है वो कैसा डिसीजन है। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट किया मिसेस बानो को, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं, उसके बाद से एक डिबेट छिड़ जाता है। डिबेट ये छिड़ जाता है कि ये जो आईएएस ऑफिसर हैं,
इन्होंने क्या किया, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1964 का उल्लंघन कर दिया। अब ये ऐसा उल्लंघन क्यों किया, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, उनको यहाँ पे सरकार की पॉलिसी, सरकार के लॉ, सरकार के जो व्यूज़ हैं उन पर कुछ बात टिप्पणी करने का यहाँ पर हक नहीं है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिबेट छिड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोग इसको और अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, क्या वाकई में कोई सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी सरकार की पॉलिसी या सरकार के एक्शन को लेकर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या? लेकिन इसका आंसर है नो, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के पास में भी वही सारे फंडामेंटल राइट्स है जो कि भारत के हर एक नागरिक के पास में है। आपको पता होगा आर्टिकल 12 से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको नजर आएगा। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है, आप खुलकर बोल सको। तो बेसिकली वो जो राइट है ना, वो हमारे सिविल सर्वेंट्स के पास में भी आता है। हालांकि यहाँ पर खुलकर बोलने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि आप ऐसा नहीं कि देश के खिलाफ में बोलने लगो, या फिर कुछ ऐसा बोलो जिससे कि हमारे जो रिलेशंस है हमारे पड़ोसी देश के साथ में या फिर हमारे मित्र देश के साथ में वो रिलेशंस खराब हो जाएं। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी, मतलब सब चीज़ ध्यान में रखकर एक बोलने का फिर भी आपको अधिकार मिलता है इस फंडामेंटल राइट के तहत। तो वो सिविल सर्वेंट के पास में भी है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। हालांकि यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर जो रोक लगाने का पूरा जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिलते हैं, जो ये पुराने रूल्स हैं, वो बेसिकली कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ही रख के चले गए, अंग्रेज़ों के टाइम के देखने को मिलेंगे। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं चाहते थे कि उस समय के जो ऑफिसर्स हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ के, जो अंग्रेज़ों ने जो एक्शंस लिया, उनकी सरकार ने जो एक्शंस लिया, उनका जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ बोलें। तो उस समय पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे। लेकिन इंडिया बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एक फंडामेंटल राइट आता है। सरकार ने गलत किया है तो बेसिकली वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी बनता है, आलोचना भी बनती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है ना? आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, पिछले कुछ टाइम पे इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट भी हैं, मतलब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आपका तैयार हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए क्या सिविल सर्वेंट्स के पास में अपने पर्सनल व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो पावर्स हैं वो उनको मिलती या नहीं मिलती हैं, तो आप कह सकते हो कि सर पहले के जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि आप जजमेंट देखोगे तो एक आता है लिपिका पॉल वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, तो एक लैंडमार्क जजमेंट था जनवरी 2020 का। वहाँ पे बोला गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट आपको देखने को मिलते हैं, उनके पास में जो हक है राइट ऑफ फ्री ऑफ स्पीच, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनको वो बेसिकली हक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर एक और केस आया था, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था 2018 के अंदर में। यहाँ पर भी इन्होंने यही मेंशन किया कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसके अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो। तो बेसिकली अधिकार सभी के पास में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखने का। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच आप देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज को लेकर जो रूल्स थे ना, वो कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं कि जो लोग हैं, यानी कि जो एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो यहाँ पर सरकार के एक्शन या सरकार की पॉलिसी में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, कोई आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन आप मेंशन कर सकते हो कि कुछ जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं, जो खासकर सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको भी छूट मिलनी चाहिए और उनके पास में भी यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसका अगला आर्टिकल बात करता है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर को लेकर। तो ये क्या है टॉपिक, थोड़ा डिटेल से लेकर चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी कुछ राज्य और एक यूनियन टेरिटरी ने क्या किया, इन्होंने एक सिंगल अलर्ट भी अपलोड नहीं किया है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज है जिन्होंने यहाँ पर इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर सारी चीज़ें अपलोड नहीं करी हैं, क्राइम को लेकर चीज़ें अपलोड नहीं करी हैं। तो बेसिकली यही हम लोगों को समझना है कि क्राइमेक है क्या। ध्यान रखना, CRIMAC, CRI का मतलब क्राइम, MAC का मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। एक प्लेटफॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, CRIMAC। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, जो कि आज के टाइम पर रन किया जाता है, चलाया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के थ्रू। अब इसको लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि जो यहाँ पर हमारी अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या कर सकें, क्राइम से या क्रिमिनल से संबंधित कोई भी अपराध हुआ या कोई भी क्रिमिनल है उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को इस वाले पोर्टल पर, इस वाली वेबसाइट पर, इस वाले प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा सके।
यानी कि जितना भी क्राइम हो रहा है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले पोर्टल पर होनी चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर इसको लाने का पर्पज़ था। इसका मकसद यहाँ पर यह रहेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी तो हम लोग क्राइम को तुरंत यहाँ पर डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बोला यह गया है कि देखो, जैसे ही क्राइम होता है आपको रियल टाइम पर सारा का सारा डेटा अपलोड करना उस पोर्टल पर, ठीक है ना। तो ये मदद ये कर सकता है हमारी कि हम क्राइम को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और खासकर जो ट्रैफिक्ड विक्टिम्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी क्राइम्स की या क्रिमिनल्स की, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी ट्रैफिक विक्टिम्स हैं, आपको पता होगा इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। ट्रैफिकिंग मतलब होती है मानव की तस्करी। तस्करी मतलब यहाँ पर इंसान को फोर्सफुली, ज़बरदस्ती या धमका कर या अलग तरीके से, गलत तरीके से उसको एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है गलत पर्पज़ के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उससे मजदूरी करवाने के लिए, उससे गुलामी करवाने के लिए, उसके शरीर से ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं। तो वो बेसिकली मानव की तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर में आता है। तो इस प्रकार के केसेस भी इंडिया के अंदर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट देखोगे तो लगभग साल 2018 में 5000 से भी ऊपर केसेस निकल कर आए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जिसमें से 64% फीमेल थी और 48% 18 से कम उम्र वाले लोग। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा आपको इंडिया में देखने को मिलती है। ये सारे के सारे हब हैं जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी आपको ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत में बहुत सारे अलग अलग कानून, लॉज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 23 और 24 जो है ये बात करता है हमारे संविधान का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर जर्नल जस्टिस एक्ट हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हुआ, ये सब, इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट हुआ। ये सारे इसके सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ट्रैफिकिंग को रोकने का काम करता है, लोगों को एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। जैसे जुलाई 2021 की बात है, पिछले साल की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था एंटी ट्रैफिकिंग बिल का, किस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक बिल लेकर आया गया था। साथ ही साथ में भारत ने जो अलग अलग कन्वेंशंस हैं उनको भी कंफर्म कर रखा है, उनको पुष्टि दे रखी है। जैसे द पलेरोमो कन्वेंशन हो गया जो कि यहाँ पर ट्रैफिकिंग को रोकने का काम करता है। उसके बाद एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल को बनाया गया है इंडिया के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू साल 2006 में, ताकि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्राइम है इसको ट्रैक किया जा सके और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको लेकर एक्शन ले, ठीक है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है इसको समझ में आ गया। साथ ही साथ में ये मैंने आपको बताया कि ऐसे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने अभी कोई भी अपना डेटा जारी नहीं किया है, यहाँ पर डेटा अपलोड नहीं किया है, तो उसको लेकर एक कंसर्न बताया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म क्या मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सारी की सारी क्राइम और क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन शेयर करवाई जाती है। और कैसा क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या एफर्ट्स भारत लगा रहा है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझाए, ठीक है ना। साथ ही साथ में भारत ने जो सार्क कन्वेंशन है इसको भी यहाँ पे कंफर्म किया, इसको भी पुष्टि दी है। ये सार्क की जो सारी कंट्रीज़ है ना वो भी क्या कर रही हैं आज के टाइम पर, ट्रैफिकिंग को रोकने का काम कर रही हैं। आज के टाइम पर वेमेन और बच्चों की काफ़ी ट्रैफिकिंग होती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो उसको भी यहाँ पर रोकने का काम कर रही हैं पूरी की पूरी सार्क वाली कंट्रीज़। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है वोस्टोक एक्सरसाइज 2022 के बारे में। तो रिसेंटली न्यूज़ में दी, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर यह आर्टिकल आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। तो भारत ने क्या किया, रिसेंटली यहाँ पर एक मल्टी स्ट्रेटेजिक जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वोस्टोक 2022, इसको ज्वाइन किया है। अब जो ये वोस्टोक एक्सरसाइज 2022 है ना, इसमें रशिया, चाइना और प्लस कुछ और देश भी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया भी है जिसने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया। अब ये जो वोस्टोक एक्सरसाइजेस के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ के जो जवान है वो आने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो चाइना है, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, इंडियन आर्मी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली है। हमारे गोरखा राइफल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये सभी लोग अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी जवान है वो यहाँ पर आएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, साथ में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी वेपन्स यूनिट्स आएंगी, आपस में यहाँ पर एक दूसरे के साथ में जो कोलेबरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, एक दूसरे को यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें सिखाई जाएंगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के तहत। इससे क्या होगा, इन कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये वोस्टो एक्सरसाइजेस में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं।
अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं जो कि भारत, चाइना और रशिया के बीच में होती हैं। अगर हम लोग बात करें चाइना के साथ में, तो एक एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इस एक्सरसाइज का मकसद यहाँ पर यह है कि प्रैक्टिस की जा सके, जो टेररिस्ट ऑपरेशन है उसको ख़त्म किया जा सके सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर में। तो इसके लिए चाइना के साथ में एक अभ्यास होता है हैंड इन हैंड का। फिर ऐसे यहाँ पर रशिया के साथ में एक अभ्यास होता है एक्सरसाइज इंदिरा, जो कि इंडिया यहाँ पे कंडक्ट करता है। जो ये इंदिरा वाली सीरीज एक्सरसाइज है ना, ये साल 2003 से हम लोग रेगुलरली कंडक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक्सरसाइज TSENTR भी आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली 2019 की एक्सरसाइज है, और ये भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि रशिया हो गया और इंडिया हो गया उसके बीच में देखने को मिलेगी। फिर एक्सरसाइज जपड़ 2021, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट करते हैं। लगभग 17 कंट्रीज़ ने रिसेंटली यहाँ पर इस अभ्यास को किया था, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान भी एक हिस्सा थे। और इनका जपड़ का काम यह है कि अगेन जो आतंकवाद है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट करना, कि कैसे हम लोग को आतंकवाद को रोकना है, कैसे यहाँ पर ख़त्म करना है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर इन एक्सरसाइज से रिलेटेड देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझ में आ गई होंगी। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में इन सारी चीज़ों के बारे में समझा दूँ, ठीक है ना। चलो फिर आगे आते हैं और उसके बाद में हम लोग करते हैं अपने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना ऑल क्लियर। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।